हेलो गाइस एंड वेलकम टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग लेक्चर नंबर 13 को डिस्कस करेंगे जो कि पॉलिटी का है। पॉलिटी हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हुए आ रहे हैं और आज लेक्चर नंबर 13 जो होगा वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो जैसा कि इसके पहले जो था वो हमने फंडामेंटल राइट्स वगैरह के बारे में डिस्कस कर लिया था भाई, है कि नहीं। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, उसके बाद हमने बहुत शानदार तरीके से डीपीएसपी के बारे में पढ़ा था। क्या? डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, किस तरीके से एक स्टेट जो है वो काम कर सकता है और तीन जस्टिस, थ्री टाइप ऑफ जस्टिस प्रोवाइड कर सकता है। सोशल जस्टिस प्रोवाइड कर सकता है, इकोनॉमिकल जस्टिस या बोला जाए इकोनॉमिक जस्टिस कैसे प्रोवाइड कर सकता है, और तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस कैसे प्रोवाइड कर सकता है। ये तीन जस्टिस जो है वो एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा। ये दोनों जो पॉइंट है वो आपस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है हमारा जो पार्ट 4 है उसमें क्या क्या डिस्कस किया गया उसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। वैसे पार्ट 4 में ये भी डिस्कस किया गया पार्ट 4, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में। ठीक है, लेकिन पार्ट 4A मतलब या फिर पार्ट जो 4 है, 4 का ए पार्ट है, उसमें 51A है, उसमें क्या डिस्कस किया गया, ये सवालिया निशान है। ठीक है, तो इसका हिस्ट्री हम लोग समझेंगे कि आखिरकार 51A में क्या है भाई। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा शानदार तरीके से देखते हैं आगे नेक्स्ट। ठीक है, जो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में अगर देखा जाए तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले कौन है, फंडामेंटल ड्यूटीज की आखिरकार क्या फंडामेंटल ड्यूटीज होना चाहिए एक इंसान का। अब अगर देखो तो दो मेजर जो है चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ, दो मेजर चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन कब कब हुआ, मेजर चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखा जाए तो दो बार हुआ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार तो हम लोग उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर भी जाने गया। ठीक है, मतलब क्या जाना गया उसको कि वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कि अगर देखा जाए एक तो भाई 1971 में हुआ और 1972 में हुआ। 1971 में आपको देखने को मिलेगा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। और 1972 में क्या है भाई, एक तरीके से यहाँ पर देखने को मिला 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये अमेंडमेंट मतलब चेंजेस किए गए और ये तो डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स था और फंडामेंटल राइट्स वगैरह से रिलेटेड था, प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, है ना, कि फंडामेंटल राइट्स को चेंजेस किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। ठीक है, अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 ये पावर देता है संसद को कि कोई भी जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी पार्ट में एक तरीके से वो क्या कर सकता है, अमेंड कर सकता है। तो ये सब सारे मेजर अमेंडमेंट हुए थे कौन, 1971-72 में। क्यों भाई, क्योंकि 1966 में इलेक्शन होना था। ठीक है, मतलब इलेक्शन हुआ था, उसमें कांग्रेस जीत कर आई थी, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनी थी। उसके बाद 1966 के बाद कब होना था इलेक्शन, 1972 में। लेकिन चूंकि बहुत कलेश, बहुत सारी चीजें इंदिरा गांधी जी करना चाह रही थी लेकिन जो नहीं करने दिया जा रहा था, उनके आफ्टर ऑल पार्टी के द्वारा अंदर भी मुठभेड़ कुछ हो रहा था। मोरारजी देसाई अपने ही लोग जो है वो नाराज थे। ठीक है, तो उन्होंने प्रेसिडेंट से क्या बोला कि भाई ऐसा करो सर, प्रेसिडेंट से एक तरीके से रिक्वेस्ट करा, प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट करा कि भाई आप इलेक्शन जो है एक साल पहले कराएं, ऐसे से कोई भी कंडीशन हो। तो 1971 में इलेक्शन हुआ। होना कब था इलेक्शन, 1972 में, लेकिन एक साल पहले। और यहीं पर गरीबी हटाओ आंदोलन लाया गया था। क्या, गरीबी हटाओ, ठीक है, हटाओ आंदोलन, ठीक है, आंदोलन, ठीक है, गरीबी हटाओ आंदोलन। और बहुत बहुमत मतलब बहुत शानदार तरीके से इन्होंने जीता इलेक्शन को, 352 सीट्स लाया गया। सोचो उस वक्त बहुत बड़ा जो जीत है वो कांग्रेस पार्टी, यार बोला जाए चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, ठीक है, लोकसभा है या फिर राज्यसभा है, राज्यसभा, उसमें कितना बहुमत लाया गया भाई उसको, मतलब 2/3 बहुमत था। बहुत 2/3 बहुमत जो था वो एक तरीके से कांग्रेस को था। इसका सिंपल सा मतलब था कि वो उसके पास इतना पावर आ गया था कि वो कुछ भी अमेंड कर सकती थी। तो एक तरीके से उन्होंने यहाँ से शुरुआत करा। फिर आपने देखा कि केशवानंद भारती केस भी आया 1973 में, है ना, 1973 में फिर केशवानंद भारती केस आया।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस था भाई, जिसमें ये बताया गया सरकार को कि एक तरीके से जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो आप कभी चेंज नहीं कर सकते। हालांकि केशवानंद भारती जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी के खिलाफ जो है वो एक तरीके से केस कर रहे थे, ठीक है, और कि भाई हमें राइट टू प्रॉपर्टी हमारा अधिकार है, लेकिन वो अधिकार छीन लिया गया सबसे भाई कि भाई आपका राइट टू प्रॉपर्टी नहीं होगा और इसको अमेंड कर सकती है सरकार। ये भी चीज हो गया था। और उसके बाद जो केशवानंद भारती केस में फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के बारे में बोला गया कि आप किसी भी संविधान में कोई भी पार्ट चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जो मुख्य जो ढांचा है वो एक तरीके से उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो ये सब सारी चीजें जो है वहां पर उस वक्त घट रही थी, तब इसीलिए मैं बता रहा हूँ ताकि वो फंडामेंटल राइट से मैं रिलेट कर पाऊँ आगे चलकर। तो इसके बाद क्या हुआ, एक और अमेंडमेंट जो आया, वो कौन सा अमेंडमेंट आया भाई, यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक एक बार देख लेना, ठीक है। आगे आते हैं भाई नेक्स्ट। अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, अब यहाँ एक एक्ट आया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 1976 में। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हम लोग कभी कभी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं। क्या, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें बहुत सारे यहाँ तक कि प्रियम्बल में भी चेंज किया गया था। जब मैं प्रियम्बल पढ़ा रहा था तो मैंने बताया भी था, प्रियम्बल प्रस्तावना में भी चेंज किया गया था। उसमें 3 वर्ड जो जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, यह याद रखना, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। ये 3 वर्ड जो है एक तरीके से प्रियम्बल को भी चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो ये भी याद, चेंज क्या मतलब उसमें कुछ ऐड किया गया, चेंज नहीं किया गया, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है, तो देखो हमारे पास तो फंडामेंटल राइट्स पहले से है, तो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में बेसिक सा फर्क है जो कि आप समझना है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपको अधिकार देता है, ठीक है, आपका मौलिक अधिकार है कि आप अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज आपका कर्तव्य है, मौलिक जो फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक कर्तव्य कि आप ये करो, ये करना चाहिए आपको, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। लेकिन इसमें कोई भी आपको पनिशेबल ऑफेंस या कोई कोर्ट वगैरह आप नहीं जा सकते और ना ही इस पर कोई कोर्ट सुनवाई कर सकती है, ठीक है। मौलिक जब तक कोई अति ना हो जाए, वो तो सरकार का मतलब वो तो कोर्ट कभी भी दखल अंदाजी दे सकती है। लेकिन अगर मान लो कि मौलिक अधिकार जो है इन्फोर्सेबल नहीं है लॉ के अनुसार, लेकिन जो फंडामेंटल राइट है वो इन्फोर्सेबल है लॉ के अनुसार, ठीक है, वो कानून के दायरे में आता है, ये कानून के दायरे में नहीं आता है। अगर मान लो कि किसी को नेशनल एंथम में खड़ा नहीं हो रहा, वैसे मतलब हाउ क्या होता है, स्टैंड होते हैं हम लोग, या नेशनल एंथम जब बज रहा हो तो हम लोग थोड़ा सा खड़े होके एक तरीके से रिस्पेक्ट दिखाते हैं अपने नेशनल सॉन्ग को, लेकिन अगर नेशनल एंथम को, लेकिन अगर मान लो कि कोई एक तरीके से खड़ा नहीं हो रहा तो हम उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग एक मोरल जस्टिफिकेशन दे सकते हैं लेकिन हम लोग कभी भी केस नहीं कर सकते हैं। तो अगर बेसिक से डिफरेंस समझ में आ गया मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य जो है वो एक तरीके से पार्ट 4 में जोड़ा गया। कहाँ जोड़ा गया भाई, पार्ट 4 में, याद रखना, पार्ट 4 के ए में क्या जोड़ा गया भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, क्या जोड़ा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज। और यहाँ पर देखने को मिलेगा ये आर्टिकल कौन सा था, 51A। तो 51A में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है वो कार्यरत किया गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स एज अ रिमाइंडर टू द सिटीजन। क्या है, फंडामेंटल जो ड्यूटीज है कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक सर्व करता है और कभी भी इसको पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना गया है, ठीक है, ये भी याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है फंडामेंटल जो ड्यूटीज है इन द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व करता है, रिमाइंड करता है, याद दिलाता है सिटीजन को दैट व्हाइल एंजॉयिंग देयर राइट्स, कि जिस तरीके से वो फंडामेंटल राइट्स का मतलब फंडामेंटल राइट्स एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का एंजॉय करते करते करने के साथ ही साथ दे शुड आल्सो बी कॉन्शियस ऑफ देयर ड्यूटीज टुवर्ड्स द कंट्री। उनको कंट्री सिटीजन शुड फॉलो, या फिर कंट्रीज सिटीजन शुड फॉलो देयर ड्यूटीज, ठीक है, फॉलो देयर ड्यूटीज,
कि उनको अपनी ड्यूटीज को भी फॉलो करना चाहिए। क्या फॉलो करना चाहिए भाई? उनको अपनी ड्यूटीज का भी मतलब ड्यूटीज को भी फॉलो करना चाहिए। अगर आप ड्यूटीज को फॉलो नहीं करते हैं तो एक तरीके से दिक्कत परेशानी हो सकता है। मतलब दिक्कत परेशानी क्या होगा, लॉफुल तरीके से तो नहीं होगा, लेकिन एक सामाजिक इंसान जो है वो हमेशा एक मौलिक कर्तव्य को एक तरीके से फॉलो करके चलता है। अगर देखा जाए तो वी हैव बोरोड फंडामेंटल ड्यूटीज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्मर सोवियत यूनियन, कि जो पहले का कॉन्स्टिट्यूशन था सोवियत यूनियन का, वहाँ मतलब जो अभी तो आपको रशिया देखने को मिलता है, तो जो सोवियत यूनियन था उसमें एक ड्यूटीज के बारे में बात होता है कि हमारा एक या जो भी सिटीजन हमारे देश में रहते हैं तो उनको एक ड्यूटीज फॉलो करना चाहिए, ताकि जो लोग हैं वो एक तरीके से अपनी कर्तव्य के बारे में जान पाए और उसी तरीके की चीजों का, मतलब जैसे मिलिट्री का, तो मिलिट्री का रिस्पेक्ट करना चाहिए भाई, आर्मी ऑफिसर्स हैं उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए भाई। तो एक तरीके से आप यहाँ पर देखो कि सारी चीजों के बारे में एक बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर बात किया गया था, क्योंकि ये अच्छी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये लॉफुल नहीं है, ये इन्फोर्सेबल नहीं है लॉ के अनुसार। ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कंटेन अ फंडामेंटल ड्यूटीज, अगर ओरिजिनली देखा जाए, क्योंकि हमारा 26 जनवरी 1949 याद है ना, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। यहाँ पर ये बात तो पता ही होगा, तो उस वक्त तो था नहीं। हमारा जोड़ा कब गया भाई यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन 1976, देख रहा हूँ मैंने अभी बताया 1971 में, और ये 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। 1976 में द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन वर एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ हमारे देश में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को भी जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? फंडामेंटल ड्यूटीज को। ऑन द रिकमेंडेशन, कौन सी कमेटी जो थी जिन्होंने रिकमेंड करा था कि भाई हमारे देश में मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज भी होना चाहिए, वो कौन कमेटी थी? स्वर्ण सिंह कमेटी, याद रखना है, ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी ने एक तरीके से रिकमेंड करा था। शुरुआत में जब 1976 में एक तरीके से हमारे देश में फंडामेंटल ड्यूटीज आया, तो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज कितने थे भाई? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड। कितने ऐड किए गए थे? 10। पहले 10 थे, अब है 11, क्योंकि 2002 में 1 मोर ड्यूटी वाज एडेड, thus today there are 11 फंडामेंटल राइट्स। तो 2002 में याद रखना कि 2002 में एक और ऐड किया गया भाई +1, तो टोटल अभी कितने? अभी टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने भाई? 11 फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं। अभी एक एक करके पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स क्या क्या, बस ये भी चीज थोड़ा सा याद रखना है, लेकिन इसको कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना गया है, ठीक है। तो ये भी बात थोड़ा सा याद रखना है, जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आई होप सो ये चीज यहाँ तक क्लियर होगा फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। क्लियर? चले आगे, देखो भाई आगे अगर देखा जाए तो लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज क्या कि फंडामेंटल ड्यूटीज, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A इट शैल बी अ ड्यूटी। देखो कौन सा आर्टिकल है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भाई? फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A, ठीक है। आर्टिकल 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स है, 35 से 51, ठीक है, 36 से 51, 36 से 51 आपका एक तरीके से डीपीएसपी है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में यहाँ बोलेगा टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने के साथ ही साथ रिस्पेक्ट देयर आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक इंस्टीट्यूशन बनाया, कोई भी संस्था बनाई है, या फिर हमारे देश का नेशनल फ्लैग या हमारे देश का नेशनल एंथम, तो हमें क्या करना चाहिए भाई? उन सब सारी चीजों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर हम रिस्पेक्ट करके नहीं चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम अपनी ड्यूटीज नहीं निभा रहे हैं। हम तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, अपने राइट को तो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम अपने ड्यूटीज को नहीं समझ रहे हैं। और वो सही भी बात है भाई कि अगर आप देश में रह रहे हो तो आपकी ड्यूटी बनती है कि एक तरीके से आप क्या करें, आप लगभग जितनी भी हमारे देश में सारी चीजें हैं उनको एक तरीके से रिस्पेक्ट करके चलें। ये जो भी संविधान द्वारा दिए गए हैं आपको, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट कीजिए भाई, और नेशनल, तभी तो एक तरीके से यहाँ पर एक यूनिटी का भावना निकल के आएगा, यूनिटी का हो गया, या फिर नेशनलिज्म का भावना जो है वो जिंदा रहेगा।
नेशनलिज्म, देशभक्ति की भावना, और उसके साथ साथ आप आगे वाले जनरेशन को भी प्रेरित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आगे वाले जनरेशन को एक तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं अपने कंट्री को रिस्पेक्ट करने के लिए, है ना। और ये बहुत जरूरी होता है कोई भी देश में। जैसे मान लो एक परिवार है, अब एक परिवार में जो अपने बूढ़े बुजुर्ग हैं या फिर उन्होंने जो कानून बनाया, कुछ भी एक रस्म बनाया, अगर उस रस्म को फॉलो नहीं किया जाएगा तो वो होता है जनरली कि वो परिवार जो है वो एक तरीके से सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा, आपस में टकराव हो जाएगा, कुछ लोग मानने वाले हैं कुछ नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये चीज है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स तो हम लोगों को दिया गया है भाई, वो तो हमारा अधिकार है, लेकिन हमारा कर्तव्य भी बनता है ना कि हम फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करने के साथ साथ हमने फंडामेंटल ड्यूटीज, तो ये अच्छी बात थी, ऐसी बात कोई नहीं है, ठीक है। तो चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज, क्या नोबल आइडियल्स, जो हमारे बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे, बड़े बड़े जो लोग थे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा भीमराव अंबेडकर थे भाई, भीमराव अंबेडकर, गांधी जी, ठीक है, गांधी जी हो गए, फिर और सुभाष चंद्र बोस हो गए, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, बहुत सारे अब्दुल कलाम, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, अब्दुल कलाम, देख रहे हो। तो क्या करना चाहिए, हमारे नोबल आइडियल्स को दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, तो हमें क्या करना चाहिए, उनको चेरिश करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, उनकी आइडियोलॉजी को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। किनको करना चाहिए? सिटीजन्स को करना चाहिए। क्लियर। तो ये दूसरा एक तरीके से हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज देखने को मिलता है। तीसरा देखो यहाँ पर, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्जिनिटी, ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, कि हमें अपने देश का जो है सोवर्जिनिटी को फॉलो करके चलना है, ठीक है, सोवरन मतलब एक फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम को और यूनिटी को, साथ में एकता होना चाहिए भाई, ठीक है, और एक तरीके से इंटीग्रिटी 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 होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? इंटीग्रिटी होना चाहिए। इंटीग्रिटी मतलब एक तो हमने अपने टेरिटरी को बचा कर चलना है भाई, यूनाइट रहना है भाई, और इंटीग्रिटी फॉलो करके चलना है। मतलब क्या इंटीग्रिटी? मतलब ईमानदारी और अपने देश के प्रति प्यार मोहब्बत, वो सब सारी चीजें, ठीक है, याद रखना है। फोर्थ से बोला गया टू प्रमोट द हार्मनी, हम लोग को शांति बना के रखना है, स्पिरिट ऑफ अ कॉमन ब्रदरहुड, और एक ब्रदरहुड, सब जितने भी लोग हैं साथ में वो मिलकर एक ब्रदरहुड फीलिंग को जनरेट करें, ताकि हम लोग उसको एक तरीके से आगे लेकर चल पाए, ठीक है। ऑल इंडियंस ऑफ ऑल पीपल्स ऑफ इंडिया ट्रांसलेटिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल एंड सेक्शनल डाइवर्सिटी टू रिनाउंस द प्रैक्टिस डेरोगेटरी फॉर द डिग्निटी ऑफ द वुमेन्स। और रिलीजन को तो आपको मान के चलना ही, सबका रिस्पेक्ट करना है भाई, साथ ही साथ वो वुमेन्स भी हैं, उनको भी, या वुमेन्स की डिग्निटी भी एक तरीके से मेंटेन होनी चाहिए। अगर आप मान लो आपके देश में जो वुमेन रह रही है, अब उनको सही तरीके से आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब आप ड्यूटीज फॉलो नहीं कर रहे हो, है कि नहीं। तो ड्यूटीज फॉलो करके चलना है। टू डिफेंड द कंट्रीज एंड रेंडर द नेशनल सर्विस कॉल्ड अपॉन टू डू सो, अगर कभी भी देश को आपकी जरूरत पड़े तो आपका मौलिक कर्तव्य है, या आपका फंडामेंटल ड्यूटीज है कि आप देश के साथ खड़ा रहें, और देश के साथ पैर पर पैर मिला के, हाथ से हाथ मिला के हम लोग चलते रहे साथ में। इसका मतलब कभी भी अगर जो जरूरत पड़े भारत को, या फिर जरूरत पड़े इंडिया को, तो आप एकदम खड़े रहेंगे, ठीक है। अब आते हैं आगे भाई, सिक्स्थ क्या है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, हम लोग क्या करना चाहिए भाई? वैल्यू करना चाहिए या प्रिजर्व करना चाहिए रिच हेरिटेज का, ऑफ अ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, कंट्रीज के कंपोजिट कल्चर को, मतलब जो एकता वाला, जो साथ में मिलकर जो हम लोग कल्चर को फॉलो करते हैं, आज तक करते हुए आए हैं, उनको हमको रिस्पेक्ट करके चलना चाहिए, और एक तरीके से वैल्यू करना चाहिए जो भी रिच हेरिटेज है हमारे देश में। टू प्रमोट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, कि हमें अपने नेचुरल इन्वायरमेंट का, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, लेक हो गया, रिवर्स हो गए, वाइल्ड लाइफ हो गए, एंड टू हैव द कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर, और जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको एक तरीके से हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, और उनकी लिविंग को इम्प्रूव करने के बारे में सोचना चाहिए, उनको गंदा ना करें। आप घूमने कहीं जा रहे हो, आप कचरा फैला रहे हो, तो दैट इज नॉट द गुड थिंग, यू आर नॉट फॉलोइंग द ड्यूटीज ऑफ योर कंट्री, मतलब आप कंट्री के लिए आप कोई भी ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहे, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट बीइंग फॉलोड बाय यू, ठीक है। तो ये फॉलो करना चाहिए,
ताकि आप एक तरीके से एक अच्छा इंसान जो है वो डेवलप हो पाए, ये भी इम्पोर्टेंट है। टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, कि हमें क्या करना चाहिए भाई, एक साइंटिफिक टेम्पर, हमें हमेशा हर एक चीज के बारे में पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और इंक्वायरी करना है। इंक्वायरी करने का मतलब कि हमेशा एक क्रिएटिव माइंड डेवलप करने की कोशिश करना चाहिए, जिससे रिफॉर्म वगैरह जो है बड़े लेवल पर आ सके, ठीक है। टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस, कि हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को एक तरीके से सुरक्षित करके चलना है, ठीक है, मतलब उसको सेफगार्ड करना है, ठीक है, और उसको वायलेंस बिल्कुल भी नहीं करना है, मतलब हमें नॉन वायलेंस तरीके से चलना है। वी शुड फॉलो नॉन वायलेंस, नॉट ऑफ वायलेंस, ठीक है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स एंड इंडिविजुअल्स कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट अ नेशन कंसिस्टेंसी राइज हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट, कि जब भी कोई मुसीबत आए या कुछ भी आए तो हम लोगों को, या फिर कोई एक्सीलेंस की तरफ बढ़ रहा है तो उसको हमको सपोर्ट करना चाहिए, इंडिविजुअल्स को हर एक लेवल पर, या सारे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं या जो भी जिस हिसाब से काम करना चाहते हैं उनको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। नेशन के साथ मतलब सबको साथ में मिलकर आके कोई काम करना चाहिए, ताकि नेशन कॉन्स्टेंटली जो है वो हमारा बढ़ता रहे, बस ये बात है। मतलब क्या, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर, कि हम लोगों को सारे क्षेत्र में आगे बढ़ना, सबके साथ मिलकर, और अगर उस तरीके से सबके साथ मिलकर चलेंगे तो हमारा देश जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो राइज करेगा हायर लेवल पर और अचीव करेगा हायर अचीवमेंट, ठीक है। याद रखना है कि ये जो है जे तक तो ठीक था, जे तक तो हमारा अगर देखा जाए 10 जो फंडामेंटल ड्यूटीज थे वो कब 42nd अमेंडमेंट में किया गया था भाई, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, जिसमें प्रीएम्बल में भी चेंज किया गया भाई। लेकिन 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 2002 में एक चीज और ऐड किया गया, टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, कि सबको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना चाहिए एजुकेशन का, ठीक है, टू ही चाइल्ड वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, मतलब 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो है वो एजुकेशन फ्री जो है या फिर एजुकेशन प्रोवाइड कराना ही कराना चाहिए, ठीक है। किसके द्वारा, जो भी उसके घर वाले हैं या कोई भी है, क्योंकि आपको राइट टू एजुकेशन के तहत भी 6 से 14 साल फ्री एजुकेशन दे रही है सरकार। तो ये ड्यूटीज किसका है, मतलब लोगों का ड्यूटीज है। अब उसके पापा ही नहीं पढ़ाना चाह रहे उस बच्चे को, तो वो बच्चा कैसे पढ़ेगा भाई। तो ड्यूटीज आपका है कि आप अपने बच्चे को जो है वो 6 से 14 साल तक कम से कम जो है पढ़ाई करवाएं, ताकि एक जनरल पर्सपेक्टिव देश के बारे में समझ पाए और देश के बारे में समझ पाए। पढ़ने से इंटेलेक्चुअल जो होता है, दिमाग जो होता है वो खुलता है हमारा, लेकिन और सोचने और समझने की शक्ति, रीजनेबल या रीजनिंग कैपेसिटी जो है वो एक तरीके से इंक्रीज होती है। क्लियर हो गया, आई होप सो। फंडामेंटल ड्यूटीज आपको समझ में आ गया होगा। आगे आते हैं भाई नेक्स्ट। अब एक केस निकल के आता है, तो जस्टिस वर्मा कमेटी का रिपोर्ट आता है, ठीक है, ऑन टीचिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज टू द सिटीजन। 1999 में एक जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट आता है 1999 में, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज को टीच कर सकते हैं, बता सकते हैं लोगों को, ताकि वो अच्छी तरीके से उस चीज को फॉलो कर सके, ठीक है। रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड इन 2000, और उसका रिपोर्ट 2000 में प्रेजेंट किया गया, सामने रखा गया, टेबल किया गया। अब इसमें इन्होंने रिकमेंड करा था, इट रिकमेंडेड दैट रीओरिएंटिंग अप्रोचेस टू द स्कूल करिकुलम एंड द टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम्स एंड इनकॉर्पोरेटिंग फंडामेंटल ड्यूटीज इन द हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, कि अगर हम लोग इसको एजुकेशन के साथ जोड़ दें, ठीक है, एजुकेशन के साथ जोड़ दें, एजुकेशन के साथ जोड़ दें, तो क्या होगा भाई, हम लोग फिर शानदार तरीके से जो बच्चों को है वो सिखा सकते हैं। इसलिए देखना एनसीईआरटी किताब में आपको प्रीएम्बल वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह कुछ देखने को मिल जाएगा। तो वो क्या है, लेकिन वो कितने टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, बिल्कुल नहीं, कोई टीचर वहां तक तो पढ़ाते भी नहीं भाई। तो हमें अभी भी जागरूकता फैलाने के बारे में सोचना चाहिए। वो तो बात बोला गया था भाई, प्रोफेशनल एजुकेशन जो है उसमें, हायर एजुकेशन जो है स्कूल करिकुलम में, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स में, बीएड वगैरह में, ये सब सारी चीजों में ऐड करना चाहिए, ताकि टीचर समझ पाए और फिर टीचर्स उन सब सारे बच्चों को एक तरीके से ट्रीट कर पाए। आप लोग सोचो, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों ने कितने बच्चे हो आप लोगों में से जिन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज स्कूल में पढ़ा होगा, जिसने प्रीएम्बल स्कूल में पढ़ा होगा, ठीक है, मतलब एक्चुअल में, मतलब ये नहीं
किताबी, एक तो करिकुलर में, एक है कि आपको बताया जा रहा है अलग से अच्छे तरीके से पूरा डिटेल में, वो तो सिलेबस का पार्ट होगा, अगर कोई ह्यूमैनिटीज के बच्चे होंगे तो ठीक है। फिर नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, NCRWC रिपोर्ट 2002 रिकमेंडेड दैट इम्प्लीमेंट द जस्टिस वर्मा रिपोर्ट रिकमेंडेशन, और इनके द्वारा ये बोला गया रिव्यू करके वर्किंग कमेटी ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, ठीक है, जो हमारा नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, कि भाई जो जस्टिस वर्मा का जो रिपोर्ट है उसको एक तरीके से हमारे देश भर में इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, और कई हद तक इम्प्लीमेंट किया भी गया। लेकिन भाई जब तक आप रेगुलर बेसिस पर, लेकिन क्योंकि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो रिदमेटिकली बनता रहना चाहिए, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बात है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो समझ सकते हैं, ठीक है। आगे आ जा भाई। अब आते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव, किसके बारे में पढ़ेंगे अब नेक्स्ट, यूनियन एग्जीक्यूटिव। देखिएगा एक बार, यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव, अब देखिए यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है हमारा पार्ट 4 तक कंप्लीट हो गया भाई। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है हमारा किस में आता है भाई, पार्ट 5 में, ठीक है। पार्ट 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव में आप याद रखना 2 चीज पढ़ेंगे अभी, एक यूनियन एग्जीक्यूटिव, उसके बाद स्टेट के बारे में, ठीक है। तो हमने आर्टिकल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 पढ़ रखा भाई, फिर पार्ट 2 पढ़ लिया भाई हमने, ठीक है, फिर पार्ट 3 हमने पढ़ लिया, ठीक है, और पार्ट 4 हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये सब चीज। अब जो है आपको देखने को मिलेगा पार्ट 5, पार्ट 5 जो आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक, आर्टिकल कौन सा आर्टिकल भाई, आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक, कहां तक, आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक, ठीक है, 52 से लेकर 78 तक। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव का सिंपल से मतलब है कि जिसमें आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं, हम लोग इसमें प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे भाई, फिर प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपको देखने को मिलेगा गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, अटॉर्नी गवर्नर जनरल, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें कैग के बारे में पढ़ेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, फिर हम लोग इसमें पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जितना भी रिलेटेड सेंटर से है पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें जो है वो हम लोग, या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग किसके बारे में, कैबिनेट मिनिस्टर, इन सब सारी चीजों के बारे में हम लोग शानदार तरीके से यहाँ पर अभी पढ़ेंगे। यूनियन एग्जीक्यूटिव, अब यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है वो आप याद रखना कि पार्ट नंबर 5 में, और आर्टिकल 52 से लेकर 78 आर्टिकल, मतलब पार्ट नंबर 5 52 से लेकर 78 आर्टिकल, और 51A अभी जैसा कि मैंने बताया 51A में क्या है भाई, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये मत भूलना, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, अभी मैंने बताया, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक कंप्लीट होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे बढ़ा जाए भाई, आगे अगर देखा जाए तो यूनियन एग्जीक्यूटिव, देखो यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या है, आर्टिकल 52 से लेकर 78 के पार्ट 5 में डिस्कस किया गया है, देख रहे हो। अब हम लोग पार्ट बाय पार्ट पूरा पॉलिटी को खत्म कर देंगे लास्ट तक आते आते, ठीक है। अगर आपने देखा होगा थोड़ा सा जो पार्ट वाला कॉन्स्टिट्यूशन का हमने डिस्कस करा था, डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव, हम लोग किसमें डील करते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव में। जैसे कि यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन सा कंसिस्ट करता है भाई, प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द काउंसिल मिनिस्टर, द अटॉर्नी जनरल, और द क्या, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, देख रहे हो। मतलब एक तरीके से जो सेंट्रली, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को रन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रन करने के लिए जिस भी चीज की जरूरत है, या फिर उनको किस तरीके से, क्योंकि हमारे पास ज्यादा पावर एक तरीके से स्टेट से ज्यादा पावर सेंटर को दिया गया भाई एक तरीके से। उसके बाद आपको स्टेट को देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको पंचायत लेवल पर या फिर म्युनिसिपैलिटी लेवल पर देखने को मिलेगा, है ना। पंचायत हो गया,
या फिर शहर में देखा जाए तो म्युनिसिपैलिटी लेवल पर, ठीक है, म्युनिसिपैलिटी लेवल पे देख रहे हो यहाँ पर। तो इस तरीके से तो सबसे ज्यादा पावर सेंटर के पास है भाई। तो सेंटर का मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर है वो किन किन चीजों की वजह से आ रहा है, ये सब सारे लोगों की वजह से ही तो आ रहा है। वहाँ प्राइम मिनिस्टर होते हैं भाई, प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि सारी चीजों को, हमारी कंट्री को एक तरीके से सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए काम करते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया यूनियन एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक, पार्ट नंबर 5 में। आगे आ जाओ भाई। अभी देखो, अभी हमारे एक तरीके से कौन है भाई, मुर्मू जी है ना। मुर्मू जी क्या है हमारे देश के अभी एक तरीके से, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ देखो, सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में। आर्टिकल 52 में किसके बारे में बात किया गया, आर्टिकल 52 प्रोवाइड्स द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। वहां पर ये बोला गया कि प्रेसिडेंट जो होगा वो इंडियन स्टेट का जो होगा वो क्या होगा, हेड माना जाएगा। मतलब जो भी ऑफिशियल काम होता है, अगर देखा जाए कोई भी ऑफिशियल काम होता है अगर हमारे देश से रिलेटेड, ठीक है, इंडिया से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल वर्क अगर होगा, ठीक है, इंडिया से रिलेटेड, ऐसे करके लिख लो, इंडिया से रिलेटेड, तो वो उसमें कौन किनका सिग्नेचर होगा भाई, उनमें साइंड बाई आपको देखने को मिलेगा प्रेसिडेंट, ठीक है, साइंड बाई प्रेसिडेंट के द्वारा साइन किया जाएगा। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। He is the first citizen of India, और वो क्या थे भाई, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहलाते हैं, और एक्ट एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशन। और वो हमारे देश के यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉलिडेरिटी को बता रहा है। अब अगर देखा जाए सिंपल सा एक लॉजिकल मीनिंग देखा जाए तो क्या है भाई, कि कोई भी एक तरीके से काम होता है वो, और कोई भी लॉ जो होता है वो एक्ट में जब आता है, कोई भी जो कानून लाया जाता है, जो पहले तो भाई बिल के थ्रू लॉ लाया जाता है, ठीक है, और लॉ को क्या बनाया जाता है, सिग्नेचर हो गया प्रेसिडेंट का तो एक्ट बन गया। तो आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बिना जो है बहुत सारे काम जो है अधूरे हैं। लगभग समय जो है जो रूलिंग पार्टी रहती है उन्हीं का जो एक नुमाइंदा है, या फिर बोला जाए उन्हीं का जो बंदा है, वो एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, प्रेसिडेंट के पोस्ट पर, ठीक है। वैसे प्रेसिडेंट चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये याद जरूर रखना है कि 52 आर्टिकल में किसके बारे में डिस्कस किया गया, प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया गया। अब यहाँ देखो क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है। अब प्रेसिडेंट के साथ साथ हम प्रेसिडेंट का पूरा पढ़ लेते हैं भाई। तो अंडर आर्टिकल 58, अंडर आर्टिकल 58 a person to be eligible for the election as a president should fulfill the following qualification। उसको क्या करना चाहिए, कुछ क्वालिफिकेशन जो है वो एक तरीके से उसको फुलफिल करना चाहिए। पहला, he should be a citizen of India and he should have completed 35 years of age। जरूर याद रखना, अगर आप प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए लड़ना चाहते हो तो आपका एज मिनिमम कितना होना चाहिए, 35 years of age होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। He should be qualified for the election as the member of लोकसभा, और उसका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो ये है कि मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए वो क्वालिफाइड है। He should not hold any office of profit under the union government, कि वो कोई भी उसके अलावा दूसरा ऑफिस पर प्रॉफिट मतलब अपने फायदे के लिए कोई ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी, कोई भी वो सरकारी जो काम है या अथॉरिटी है, ऑफिस पर प्रॉफिट कभी भी आप होल्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट याद रखना कि अपने लाभ के लिए आप कोई भी सरकारी ऑफिस, कोई भी सरकारी ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, उनको सिर्फ अपने प्रेसिडेंट का पोस्ट जो है होल्ड करना होता है। तो क्यों, क्योंकि इसका एक रिस्पेक्ट भी है भाई, ठीक है। तो अंडर आर्टिकल में अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन में बोला गया ही शुड फुलफिल द क्वालिफिकेशन, देख रहा हूँ, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अब आगे बढ़े, देखो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो कहां पर डिस्कस किया गया भाई, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 54 में। अब यहाँ पर समझना क्या है, क्योंकि अगर देखा जाए आर्टिकल 54 में इलेक्शन, देखो
एक तो होता है हमारा जो एमएलए चुने जाते हैं भाई, एमपी चुने जाते हैं, ठीक है, विधायक बोल लो या सांसद बोल लो, जो संसद में जाके बैठते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये लोग डायरेक्ट इलेक्शन होता है इनका, क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। लेकिन जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको हम लोग नहीं चुनते हैं, हम लोग जिनको चुनकर भेजे एमपी और एमएलए, वो एक तरीके से प्रेसिडेंट को चुनते हैं। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन अगर बोला जाए तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अभी बोलेंगे सिंगल ट्रांसफरेबल जो वोटिंग सिस्टम होता है उसके तहत होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ, कौन कौन से होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के रूप में, मतलब जो इनडायरेक्टली चुना जाता है जिनको, ठीक है, वहां भी वोटिंग होता है, वहां भी डेमोक्रेटिकली वोटिंग होता है। अब जो बंदा 50% से ज्यादा वोट ले आएगा, अभी फॉर्मूला भी देखेंगे, वो एक तरीके से वो प्रेसिडेंट की इलेक्शन जीत जाएगा। अब यहाँ देखो, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो राज्यसभा के और जो लोकसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं बोथ ऑफ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, वो एक तरीके से इसके क्या इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर जो है वो बन जाते हैं, मेंबर ऑफ मतलब इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज। तो ये भी याद रखना है। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, मतलब जितने भी एमएलएज हैं वो भी इसके पार्ट होते हैं, ठीक है, जितने भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, ठीक है। फिर आगे द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, इन तीनों में, ठीक है, दिल्ली में, पुडुचेरी में और जम्मू एंड कश्मीर में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से इलेक्शन, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा इन तीनों के भी जितने भी एमएलए हैं वो एक तरीके से आपको इसमें इलेक्टोरल कॉलेज में के मेंबर के रूप में देखने को मिलेंगे। मतलब इन सारे को एक तरीके से वोटिंग के तौर पर देखा जा सकता है, मतलब इन सारे को वोट देना होगा, ठीक है। 10 नॉमिनेट द मेंबर डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो पर्सन नॉमिनेटेड पर्सन है, जैसे मान लो एक बीजेपी का बंदा हो गया भाई और एक कांग्रेस का बंदा हो गया, ठीक है, और एक बीजेपी हो गया और एक कांग्रेस का, जैसे अभी वाइस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने अभी इस्तीफा दिया, तो उसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब ये सब जितने भी एमपीज और जितने भी एमएलए है ना इलेक्टेड, उनके द्वारा जो है वो एक तरीके से, अब देखो दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, वो सब नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि वहां पर इलेक्टेड नहीं होता, वहां इलेक्शन नहीं होता है, याद रखना, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो सारा चीज यूनियन गवर्नमेंट जो है वो एक तरीके से संभाल रही है। तो 10 द नॉमिनेशन मेंबर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, याद रखना। तो ये बंदे दोनों खड़े हैं, ठीक है, एक कांग्रेस का और एक बीजेपी का, ठीक है, तो ये दोनों कभी भी एक तरीके से वोट नहीं डाल सकता है, ठीक है, ये भी याद रखना, डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो अब ये समझ में आ गया इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन से शामिल हो गए भाई। आगे देखो, when the assembly is dissolved, जैसे ही असेंबली डिसॉल्व होगा, मतलब डिसॉल्व हो गया, the member cease to be qualified to vote in the presidential election, तो कभी भी कोई भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वो भाग नहीं ले पाएगा। अब देखो दो चीजें होता है, एक होता है नंबर ऑफ वोट्स ऑफ एमपीज, एक नंबर ऑफ वोट्स ऑफ एमएलए, ठीक है, एमएलए स्टेट से, स्टेट वाले और यूटी वाले हैं, ठीक है, और जो एमपीज हैं वो आपको सारे स्टेट के देखने को मिलेंगे, जितने भी, मतलब एक तरीके डायरेक्टली बोल दो इसको पार्लियामेंट के, ठीक है, पार्लियामेंट वाले। तो अगर देखा जाए यहाँ पर जनरल सा फैक्ट है कि अगर बोला जाए दोनों का अलग अलग वैल्यू होता है, ठीक है, वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमएलए एंड द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपी। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कैसे निकालते हैं, जितने भी ऑल द मेंबर्स, ऑल द एमएलएस ऑफ ऑल द स्टेट एंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज, समझ गए। जैसे कि मान लो ऑल द एमएलएस ऑफ ऑल द स्टेट, जितने भी टोटल एमएलएस हो गए, जितने भी टोटल एमएलएस हो गए, एमएलए जितने टोटल है, ठीक है, अगर उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एमपीज इलेक्टेड, जितने भी एमपीज इलेक्टेड है, जैसे 543 एमपीज इलेक्टेड है भाई, ठीक है, तो इसका मतलब उससे वो डिवाइड हो जाएगा जितना टोटल नंबर ऑफ एमएलए सारे स्टेट के हैं, तो वो एक तरीके से हमारा क्या निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स, मतलब क्या, वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ एमपी, ये समझ में आ गया। दूसरा है वैल्यूज ऑफ द वोट्स ऑफ एमएलए, क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर बोलेंगे टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, जितना टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट
यहाँ पर हो गया भाई, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए, वहाँ क्या टोटल जो एमएलए है उस स्टेट के, ठीक है, उसके बाद इंटू 1/100 कर दो, तो वो हमारे क्या निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ एन एमपी याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर द टोटल वैल्यू या फिर वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऊपर वाला एमएलए हो जाएगा और नीचे क्या होगा, एमपी का होगा, ठीक है। याद रखना, याद रखना, देख रहा। तो एमपी वाले में देख लिया कि ऑल द एमएलए को डिवाइड कर दिया गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपी से, और यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन जितना था उसको हमने डिवाइड करा टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए से, ठीक है। उसको एक तरीके से वो हमारा वैल्यू ऑफ वोट्स फॉर एमएलए और एमपी यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द प्रेसिडेंट इलेक्शन इज हेल्ड इन द अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्या बोलते हैं भाई, कौन सा सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग थ्रू अ सीक्रेट बैलेट। और इसमें बैलेट पेपर पर होता है कि अपना 2 पर्ची रहेगा, पर्ची में ठप्पा मारा, जैसे म्युनिसिपैलिटी का या फिर पंचायत इलेक्शन होता है, सेम उसी तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत है जो कि भाई दोनों भाग लेते हैं, तो एमएलए का क्या वैल्यू होता है, एमपी का क्या वैल्यू होता है। अब देखो रिजल्ट कैसे आता है, यहाँ तक निकाल दिया गया भाई, ये सब सारे अलग अलग स्टेट्स का। अब आते हैं देखो कोटा निकालते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वोट पोल, जितना भी टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड हुआ है, ठीक है, बाई 2 कर दो। मान लो कि टोटल वोट जो है कोटा कैसे निकलेगा भाई, टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड मान लो कि 2000 हुआ, 2000 को अगर डिवाइड कर दो 2 से, तो इसका मतलब क्या हो गया 1000, 1000 प्लस 1 जिसका आ गया 1001 यहाँ पर आएगा। इसको तो बेटा ही देता हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, जैसे 1001 देख रहे हो। तो इसका मतलब क्या, इन दिस मेथड ईच वोटर कास्ट एज मेनी वोट एज देयर आर कैंडिडेट्स इन द फील्ड बाय गिविंग हिज प्रेफरेंस एंड द फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ द वोट इज काउंटेड। और जो पहला प्रेफरेंस होगा वो एक तरीके से काउंट होगा, जैसे जैसे मान लो कि यार आपके जो भी है कि पहला प्रेफरेंस मेरा ये है, फिर मेरा दूसरा प्रेफरेंस ये है, फिर दूसरा तो जो पहला प्रेफरेंस आपने बोला वही काउंट होगा। और सारे मेंबर का अगर पहला प्रेफरेंस एक बंदे का होगा तो वो टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड में आ जाएगा, उसको डिवाइड कर दो 2 + 1 करके, ठीक है। इन द केस ऑफ कैंडिडेट सिक्योर्ड द रिक्वायर्ड कोटा he will be declared elected, otherwise the process of transferable vote is set up in the motion। नहीं तो फिर उसको अगले मोशन में ले जाकर फिर से प्रेफरेंस चुनिए। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब सिंपल सी बात है, सब बंदों को, यहाँ देख रहे हो, ईच वोटर्स जो भी है कास्ट एज मेनी वोट, कि भाई 2 कैंडिडेट खड़े हैं तो पहला मेरा ये होगा, दूसरा ये होगा, दूसरा बंदा है बोला कि पहला मेरा प्रेफरेंस ये होगा, दूसरा ये होगा, 3 बंदा खड़ा बोला कि पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। तो उसमें से जिसका सबसे ज्यादा वोटर्स में पहला प्रेफरेंस रहता है वो टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड हम लोग ये बोलेंगे, देख रहे हो। तो उसको हम लोग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसके थ्रू क्या होता है, इलेक्शन होता है किसका, प्रेसिडेंट का, ठीक है। ये थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल अ कैंडिडेट सिक्योर द रिक्वायर्ड कोटा। अगर मान लो कि रिक्वायर्ड कोटा नहीं आ रहा तब तक ये मोशन चलता रहेगा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाला। दिस प्रोसीजर शोज द मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्टेड प्रेसिडेंट, और ये मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्टेड प्रेसिडेंट के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है, याद रखना है। अगर बोला जाए ऑल डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर एब्जुकेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, और जो सारा डिस्प्यूट है इलेक्शन से रिगार्डिंग वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखरेख में काम किया जाता है। नॉमिनेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 50 मतलब इलेक्टोर्स एज अ प्रपोजर एंड 50 इलेक्टोर्स एज अ सेकेंडर्स। मतलब 50 इलेक्टोर्स जिसने सपोर्ट करा है, 50 सेकंड वाले में जो सपोर्ट करा है, ये होना चाहिए अगर नॉमिनेशन करना है आपको प्रेसिडेंट के लिए, जो भी इलेक्टेड बंदे हैं तो, ठीक है। इसलिए देखो जब नॉमिनेशन फाइल किया जाता है प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के लिए तो पार्टी के लोग जाते हैं वहां पर ताकि वो एक तरीके से उनको सपोर्ट किया जा सके। सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ नॉमिनेशन एज ए प्रेसिडेंट इज 15,000 इन आरबीआई, और आरबीआई के पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास प्रेसिडेंट को 15,000 रुपये रखना पड़ता है एज अ नॉमिनेशन सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये याद रखना देख रहे हो, 15,000 उसको भी रखना पड़ रहा भाई। तो 15,000 रुपये क्या होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा।
तो आई होप सो ये चीजें क्लियर होंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस कल से डिस्कस करेंगे, ठीक है, कल यहाँ। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।